ये दो मेजर प्रॉब्लम्स विच आई फील कि जो स्टूडेंट फेस करते हैं while preparing for mains. Because of that reason, these one-shot revision classes are being planned. Lack of analytical understanding, जिसकी वजह से इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद भी they can't use it. And second is making one-pager notes. आप लोगों ने YouTube पे बहुत देख लिया होगा one-pager notes, but we are here एक्चुअली आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इस तरीके से आपको बनाना है अपने one-pager notes in this class itself. आपको मैं एक सिंपल सी एक बात बताऊं, हर एक सब्जेक्ट की ना, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, आईआर हो, हिस्ट्री हो, व्हाटएवर गाइस, हर एक सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज है. सो जस्ट गिव योरसेल्फ, लाइक गिव मी योर 1.5 आवर्स एंड मैं आपको गवर्नेंस की पूरी जो मीनिंग है, लेट मी गिव यू द फील दैट व्हाट गवर्नेंस इज. मैं नहीं बोल रहा हूं कि शायद क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आएगा जो मैं आपको अभी 1 घंटा स्टार्ट में पढ़ाने वाला हूं. आई एम नॉट सेइंग that it will be able to give you the direct question from that topic, but I can definitely assure and I can guarantee कि अगर आपने वो एक चीज पढ़ ली 1-1.5 घंटे की, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा गवर्नेंस का जो आप समझ नहीं पाओ, जो आप फील लेके आंसर लिख नहीं पाओ, चाहे वो कहीं से भी आ जाए. So welcome students to Pulse IAS here, myself Amit Mangtani, and we know that why are we here? We are here to discuss the governance and let us try to understand the governance not just only through the points, sub points जो हम पढ़ते हैं. देखो वो तो आपको रटना ही है, there is no doubt about that. But what special something which I am going to give you, और कहां पर आप लोगों को मेरी जरूरत है. अगर आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स रटने ही हैं, आई एम टेलिंग यू, आपको अगर पॉइंट्स रटने ही है तो उसके लिए तो आप आराम से नोट्स पढ़ लो, पल्स हैंड रिटन नोट्स, डायरेक्टली हेडिंग सब हेडिंग दिए हुए. लेकिन इफ आई एम टेकिंग हियर, आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर क्लास, आई एम नॉट हियर जस्ट टू सिंपली शो यू द पॉइंट्स. आई एम हियर टू टेल यू that how you can understand the complete syllabus so that you can remember in your mind for a long period of time, guys. इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज कि आप लोगों को पॉइंट सब पॉइंट तो है लेकिन वो भूल जा रहे हो क्योंकि आपने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है. प्रॉब्लम नंबर 1, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर. सेकेंड प्रॉब्लम कि देखो आप लोगों के पास आज करीबन 2000 समथिंग, अगर मैं पल्स हैंड रिटन नोट्स की भी बात करूं, वो भी करीबन अराउंड 2000 पेजेस के हैं. लेकिन क्या आप 2000 पेजेस भी रिवाइज कर पाओगे? सो इसीलिए आप लोगों को अब करना क्या है, जो हम बोलते हैं ना वन पेजर नोट्स, की एक टॉपिक का एक पेज पे नोट्स बनाना. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट राइट नाउ. सो जो चीज मैं आपको बताता जाऊंगा, आप यू हैव टू मेक नोट्स एंड इट सच अ वे, डिटेल्ड नहीं गाइस, प्लीज डोंट मेक द डिटेल नोट्स. उसके लिए तो आप पल्स हैंड रिटन नोट्स को पढ़ ही रहे हो. अब पॉइंट आता है कि उससे मैं कैसे, कि पूरा गवर्नेंस मेरा 25-30 पेजेस का हो, कि यार मेरा गवर्नेंस मैं शायद अपना 2 घंटे में निपटा दूं. समथिंग लाइक दैट यू हैव टू डू इट. सो दैट इज अनदर मेजर रीजन व्हाई आल्सो वी आर हियर. ये दो मेजर प्रॉब्लम्स विच आई फील कि जो स्टूडेंट फेस करते हैं while preparing for mains. Because of that reason, these one-shot revision classes are being planned. Again, I am highlighting those two reasons. One, lack of analytical understanding, जिसकी वजह से इतने सारे points होने के बाद भी they can't use it. And second is making one-pager notes. आप लोगों ने YouTube पे बहुत देख लिया होगा one-pager notes, but we are here. Actually, आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इस तरीके से आपको बनाना है अपने one-pager notes in this class itself. So I hope you will be making notes along with me. जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं जिस तरीके से, please make the one-pager notes. Try to make that one-pager notes. तो इस क्लास की यूटिलिटी बहुत हाई है. Clear? Now, before I start, I am very much sure कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें I have decoded the GS2 syllabus. I have decoded the GS2 syllabus and in that I have told you कि GS2 syllabus में जो governance है, कि governance का meaning क्या है. How we have divided the governance into 3 major stakeholders और हर एक stakeholder के बारे में आप पढ़ोगे, वही पूरा governance का syllabus है. That's it.
But even after giving you an understanding, along with the PYQ analysis, एक मैंने आपको और एनालिसिस दी थी, PYQ एनालिसिस, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, जो हमने टॉपिक बांटे. बट नॉट जस्ट ओनली एनालिसिस वीडियोस, आप लोगों को गाइज अगर डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड दीज 2 फाइल्स फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. क्लियर? I am telling you from where you can download these 2 files. You can download these 2 files at the rate Mentors Hut or at the rate PulseIS. Both. इसकी स्टोरी मैं कभी आपको शायद 1-2 दिनों में बताऊंगा. These 2 brands, Mentors Hut and PulseIS. सो बेसिकली आप लोगों को कभी भी ये देखना हो कि आपका GS2 सिलेबस कवर्ड है कि नहीं है, वी हैव गिवन द डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग गाइस. प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. प्लीज डू दैट. क्लियर? वो आपको मिल जाएगा सो दैट आप टिक मार्क कर सको जो टॉपिक आपके होते गए. सो अगर आपको कोई भी इशू आता है कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है, प्लीज कम टू अस. या तो ईदर वी विल प्रोवाइड यू द टॉपिक और विल रिकमेंड यू द सोर्स कि यार यहां से ये पढ़ लो, यहां से ये पढ़ लो. लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि यार आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे टॉपिक्स पूरे कवर्ड हैं. और क्या कवर करना है? सिर्फ कोई सामने वाला अगर बोले कि नहीं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड, ऑल टॉपिक्स कवर्ड, व्हाट ऑल टॉपिक्स? हैज दीस टॉपिक्स बीन कवर्ड? एंड इवन इन दिस टॉपिक लिस्टिंग अगेन आई एम मेंशनिंग, ये अप्रैल 2025 तक के करंट है जो इसमें मेंशन्ड है. आगे और भी आएंगे. क्लियर? वील अपडेट इट. बट अभी जो हमने जो शीट शेयर की है, द पीडीएफ विच वी हैव शेयर्ड, दैट कंसिस्ट ऑफ द करंट इश्यूज टिल 2025. एट द सेम टाइम ये जो PYQs हैं, 12 ईयर PYQs, वी हैव आल्सो गिवन अ PDF टू यू विथ थीम वाइज PYQs. तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो. क्लियर? अब एक कॉम्प्लीमेंट्री विच आई एम गिविंग टू ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ PYQ सूत्र. What is that complimentary? हम लोगों ने वो प्रॉमिस नहीं किया था. बट when I was making notes yesterday for my today's class, I realized कि अगर आप गवर्नेंस में देखोगे तो गवर्नेंस इज वन सच सब्जेक्ट जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज कॉमन है और जो आपको यूज करनी ही करनी है. अगर मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन चार्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसमें पॉइंट्स कॉमन है ही है. ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस में अच्छा ये 3 टॉपिक है तो तीनों में इंपॉर्टेंस अलग है ना. देयर इज सो मच सिमिलैरिटी इन दीज 3 थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस. सो व्हाटएवर मेरा एक माय होल पॉइंट इज कि आप लोगों के लिए आई हैव ब्रॉट द कीवर्ड्स, terminologies that can be used in your answers. And this is the year when we are starting this. ये हमारा फर्स्ट ईयर है to give you the terminologies. And why? आपको मैं एक सिंपल सी एक बात बताऊं, हर एक सब्जेक्ट की ना, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, IR हो, हिस्ट्री हो, व्हाटएवर गाइस, हर एक सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज है. आप लोगों को लगता होगा कि सर आप लोगों को कि सर मैं इतना सारे लिखकर आया पॉइंट्स, लेकिन सर मुझे नंबर क्यों नहीं मिले? देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस. वो तो देखो पर्सनली आपसे बात करने में पता चलेगा. बट वन रीजन आई कैन डेफिनेटली हाईलाइट इज आप लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखते ही नहीं हो. जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं आप लोग वो लिखते ही नहीं. Because of which, guys, you face a problem in getting a high score. So this is the year, and again I'm telling you, this is the first year when we are starting to give you the keywords, subject-wise keywords. जितना हो सकता है we'll be giving you. और सिर्फ ethics नहीं, देखो ethics की शायद मैं बोलूं आज भी terminologies होंगी, but what about the other subjects? But these terminologies are not open for everyone. ये जो terminologies हैं, guys, that will only and only be given to the students of PYQ Sutra only, guys. So जो भी students हैं PYQ Sutra के, they will be able to download these keywords.
करीबन 120 प्लस कीवर्ड्स है, 129, जो टर्म्स आपको यूज करने हैं व्हेन यू राइट द आंसर्स ऑफ द गवर्नेंस. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी प्लान टू अचीव. दैट इज द गवर्नेंस कीवर्ड्स, नॉट जस्ट ओनली गवर्नेंस, शायद हम लोग आपको और भी सब्जेक्ट के कीवर्ड्स दें. बट एज वी सेड, वी हैवंट मेड एनी प्रॉमिस इन आवर पीवाईक्यू सूत्र कोर्स. बट ये तो करते करते वी रियलाइज्ड दैट ओके, दिस इज समथिंग वी कैन ऑफर यू एक्स्ट्रा. क्लियर? चलो ना, सो लेट अस स्टार्ट गाइज विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस. सी जनरली होता क्या है, आप लोग तो क्या करते हो, गवर्नेंस को ना सीधा स्टार्ट करते हो कि सिटीजन चार्टर पढ़ा, आरटीआई पढ़ा, अकाउंटेबिलिटी में सोशल ऑडिट पढ़ा, करप्शन पढ़ा, लाइक दैट. आप लोग डायरेक्टली सीधा उधर चले जाते. और मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करता हूं दैट इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाई बिल्डिंग, अगर आपको जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है. So just give yourself, like give me your 1.5 hours and मैं आपको गवर्नेंस की पूरी जो मीनिंग है, let me give you the feel that what governance is. मैं नहीं बोल रहा हूं कि शायद क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आएगा, जो मैं आपको अभी 1 घंटा स्टार्ट में पढ़ाने वाला हूं. I am not saying that it will be able to give you the direct question from that topic. बट आई कैन डेफिनेटली एश्योर एंड आई कैन गारंटी कि अगर आपने वो एक चीज पढ़ ली 1-1.5 घंटे की, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा गवर्नेंस का जो आप समझ नहीं पाओ, जो आप फील लेके आंसर लिख नहीं पाओ, चाहे वो कहीं से भी आ जाए. सो लेट अस स्टार्ट. आई थिंक सब लोग अब आ चुके हैं. लेट अस स्टार्ट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, हाउ दिस गवर्नेंस स्टार्ट, व्हाई देयर हैज टू बी द गवर्नेंस. क्लियर? लेट मी स्टार्ट विद दैट. See, I think we have discussed this idea that this state, there is a concept of state. And we know the state is comprising of 4 elements. 4 elements, which is fixed, a definite population, fixed territory, a defined territory, ruled by or governed by, ruled is not a correct word, governed by a government who has a sovereign authority. So state is composed of these 4 things. But अब ये बात आती है कि सर ये state exist किया क्यों? Why this state is formed? Why this state is formed? Let me tell you, different thinkers, whether you talk about Thomas Hobbes, whether you talk about Locke, John Locke, whether you talk about the other thinkers, they have their different views on the constitution of a state. Everyone, like they have their different views. But the point is, why this state exists? Sir, so state से पहले क्या था? There used to be a period that we call it as a pre-state period. Pre-state period. This is called as pre-state period. That means there is nothing called state. Nothing called state. There is no organ. तो जो लोग हैं यहां पे individuals, these are individuals. These are individuals who are living in a state of nature. They are living in a state of nature. And nature का तो एक सिंपल रूल होता है, might is right. Yes or no? नेचर का एक सिंपल रूल होता है, might is right. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर might is right है, टेल मी, आप लोग को तो लगता होगा यार कोई बहुत ही हेल्दी बड़ा तगड़ा आदमी, ही विल बी काइंड ऑफ कंट्रोलिंग यू, आपको शायद डिक्टेट करे कि प्लीज डू दिस थिंग. तो आपकी जो राइट्स है, जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी जो ह्यूमन राइट्स है, कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रही होंगी. व्हाई? बिकॉज यू आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर, जहां पे कोई लॉज नहीं, रूल्स नहीं, रेगुलेशंस कुछ भी नहीं.
There is only a simple one natural law, that is might is right. And the person who wield high power, he is somehow controlling over the other people. And when you are controlling, when you are dictating the other actions, you are violating their rights. Those people might not be able to realize their fundamental rights, their human rights. So that's why what happened, these individuals thought that why not we come together and create a state. Why not we come together and create a state? Now, when creating a state, अब देखो सिटीजन्स क्या है, सिटीजन्स के पास अभी नेचुरल राइट्स हैं. Natural rights, that is the right to absolute freedom. They have absolute freedom to do anything. They have absolute rights. They can do anything. But when they are coming together to create a state, don't you think that they have given some control? They have given some control. They have surrendered certain rights. They have surrendered certain rights. They have surrendered certain rights. They have surrendered the control. They agreed to abide by the laws, rules, regulations created by the state. They agree to abide by the laws, rules, and regulations made by the state. And why? Because this is the citizens only who give power to the state by surrendering certain rights, giving them the power to govern us. And when I say govern us, which means look after for their security. Look after for their security of people. Look after the welfare. Look after the delivery of essential services. Yes or no? So the persons, they have not given power like that itself. Ki bhaiya ye lo meri power. No. The people, they have come together and they are like, okay, हमें नहीं चाहिए एब्सोल्यूट राइट, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उस एब्सोल्यूट राइट का फायदा ही क्या है, जब समवन हु इज हैविंग हायर पावर वो मेरी राइट्स को एंजॉय नहीं करने दे रहा है, मेरे पे वायलेंस कर रहा है. अगर मेरे पे वो वायलेंस कर रहा है इन दिस स्टेट, प्री स्टेट और इन दिस स्टेट ऑफ नेचर, क्या मेरे पे कोई ऑप्शन है? डू आई हैव एनी रिकोर्स टू लाइक फाइल अ कंप्लेन? कुछ भी नहीं. क्यों? क्योंकि कोई स्टेट ही नहीं. In this state of nature, only the concept follows, might is right. But वही यही है कि when this state is formed, when I have tried to understand, जब मैंने अपनी पावर कुछ दी है, when I have surrendered certain rights to the state, why? So the state look after my welfare, state look for security. That means कोई भी मेरे को ऐसे आके मार नहीं सकता. Nobody can come and do a crime against me. Why? Because if they would have done it, तो जो स्टेट की मशीनरी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, that somehow protect me. So that is the reason the concept of a state has emerged. अब सोचो, जब स्टेट इमर्ज हुआ है, why? To govern the people for these purposes. And that is why the concept of governance evolved. वो गवर्नेंस की, आप मुझे एक बात बताओ ना, जरूरत ही क्या पड़ती? आपको लगता है कि गवर्नेंस की जरूरत पड़ती? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर स्टेट ही नहीं होता, नहीं, the concept of governance doesn't exist if the state is not there. Getting my point?
the concept of governance does not exist if the state is not there. It is state is there which have been created because of people needs for their security, for welfare, for delivery of essential service, for their development. That is why this concept of state emerged. और जब स्टेट को ये सब प्रोवाइड करवाना है उसी को तो गवर्नेंस बोलते हैं, उसी को तो गवर्नेंस बोलते हैं. Are you getting my point? And the contract that bind the state and the citizen, guys, is known as the social contract. This is what is we call it as social contract. Clear? Ab different thinkers have given different views about how is this a state of nature, वो कैसा था. Second, why the people entered into an agreement with the state, why. Third, what are the roles and responsibilities of the state. Different thinkers, these thinkers are called as social contract theorists. Getting my point? These thinkers are called as social contract theorists. Let me just show you the views of different thinkers on this social contract. Just to keep this in mind, what is this social contract, guys? Let me tell you. This social contract is a philosophical theory itself. It's a philosophical concept which highlights the relationship or gives legitimacy, I would say, gives legitimacy on the relationship between the governing and the governed. Social contract is a philosophical concept only that gives legitimacy on the relationship between the governing, who is governing, and who is getting governed. That is what social contract. It is the social contract only who highlights the rights of the citizens, that okay, what are the rights of the citizens that cannot be violated by the state. But at the same time, it also highlights the obligations of the state, what duties the state offer. Are you getting my point? What duties the state offer. So social contract is that philosophical concept. अब आप लोगों को, while I am showing you the views of different thinkers on social contract, as such, I would say, from the exam point of view, not required. Understanding point of view, yes. अब सर ये आप लोगों को क्या करना है, these slides which I am teaching you right now, ये आप लोगों को मिल जाएगी. So you don't worry, these slides will be shared with you on our Telegram channel itself. And obviously जो enrolled students हैं उन लोगों को भी मिलेगी, वो तो obvious है ही है. So these slides will be shared. So आप लोगों को जैसे ये है सिर्फ इसीलिए दिया है so that you understand more about this. Clear? अब मुझे एक बात बताओ, when you understand that okay, just because the state exists, that's why the concept of governance comes into picture. Yes or no? Just because the state exists, I told you the concept of governance, the concept of governance comes into picture. So can I also say कि सर ये जो स्टेट का कंसेप्ट है सर, ये this also undergoes a change. Sir, this concept of governance, this concept of state, sir, undergoes a change. So, sir, can I say the concept of governance also undergoes a evolution, also undergoes a change? Yes. Yes. The concept of governance, guys, have evolved significantly. And I'll tell you, यही important aspect है. मेरे को आप लोगों को समझाने के लिए that how the concept of governance has evolved and in which era we are living, in which type of governance model we are living. To explain to you, I talked about the concept of state. Are you getting my point? The concept of state. और ये बहुत ही क्लियर है, मतलब आप बिल्कुल याद समझो, जैसे जैसे स्टेट
का नेचर चेंज होता गया, जैसे जैसे द नेचर ऑफ स्टेट अंडर गोज अ चेंज, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड. द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड. let me give you the understanding, guys. और गाइस प्लीज इसको बना लेना, बिकॉज दैट इज नॉट इन द स्लाइड्स. तो ये आप इवोल्यूशन जो है गवर्नेंस का, प्लीज इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस, हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैज इवॉल्व्ड, प्लीज मेक दिस इन योर शीट ऑल्सो. ठीक है? इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस. एंड जिस तरीके से मैं आपका बनाऊंगा, प्लीज मेक दैट ना इन दैट वे इटसेल्फ. नेचर ऑफ स्टेट, गवर्नेंस मॉडल. बहुत इजीली समझ जाओगे, डोंट वरी. एंड सिटीजन्स रोल. क्लियर? नाउ हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैव इवॉल्व्ड. हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैज इवॉल्व्ड. Let me give you an idea. Understand this with the phase 1. That is the phase after industrial revolution. So you can say 18th century or second half of post 1750s. Post 1750s. Clear? Now understand at the period, the time of industrial revolution. At the time of industrial revolution, when it took place in England, what was that idea? What was the kind of state? चलो मैं आप ही से पूछता हूं. What was the nature of state? Nature of state at the time of second half of the 18th century. आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली ये वर्ड. आई एम प्रिटी श्योर. लेट अस सी. प्लीज टेल मी इन द मैसेज सेक्शन. What was the nature of the state? What kind of state we can say in the second half of the 18th century? Guys, please tell me. Na. Anyone else? Think. Have you heard of the concept of laissez-faire state? Laissez-faire state. What I mean with the concept of laissez-faire state. The concept of laissez-faire state indicates that the government has a minimal role to play. The government has to intervene minimally in the economic and the social affairs. Are you getting my point? The government has minimal role to play. Minimal role. So बात ही आती है कि that means सर अगर गवर्नमेंट का मिनिमल रोल है to play in the economic and social affairs, तो सर ये जो सर्विसेज है सर जिसके लिए स्टेट बनाया गया है, सर आप यही तो बोल रहे हो, स्टेट इज क्रिएटेड फॉर द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस, फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सर अगर गवर्नमेंट इज नॉन इंटरवेनिंग और इट इज अ मिनिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, तो सर फिर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? हु इज लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? इट इज द प्राइवेट सेक्टर. यस और नो? इट इज द प्राइवेट सेक्टर. It is the private sector that is responsible for the public welfare,
for the public welfare through the concept of invisible hand, through the Adam Smith concept of invisible hand. So क्या बोलता था एडम स्मिथ? This was the period when the capitalism took its place, when the capitalism now it is start to spreading it around. This was the time period क्योंकि industrial revolution sowed the seeds of capitalism. It led to the emergence of capitalism. And at that time इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कैपिटलिज्म आ रहा है. उसी टाइम पे एक थ्योरिस्ट ने, अगर एडम स्मिथ ये बोल रहा है that it's a private sector that will be looking after the welfare of the people. Government should not intervene. Government should not intervene. It is responsible. It's a duty of the market. And they will take care of the public welfare through the concept of invisible hand. Guys, please, invisible hand को मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ये सब चीजें बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवरी में. So I'm not going to elaborate that aspect. So that means, sir, at this point of time, what is the role of the government? What is the kind of governance model here? What is the kind of governance model? The governance model here, if I tell you, it is single stakeholder. The governance model here is single stakeholder. Why I am saying single stakeholder? Because it is only the market that is mainly responsible. It is market that is mainly responsible for the public welfare, and that too through the concept of invisible hand. That too the concept of invisible hand. तो सर गवर्नमेंट का क्या रोल है इधर? Government is mainly concerned here is rule making, maintaining law and order, maintaining law and order, etc. This is the role of the government at this period. So during the nature, when the state is a laissez-faire state means private sector is responsible for ensuring the public welfare through the concept of in Adam Smith concept of invisible hand. So the government is restricted mainly to whom? Mainly to the, tell me, mainly to rule making, maintenance of law and order, law making, that's it. Administrative management, not the public welfare, administrative management. That is what the state is concerned with. Next, sir, what about the citizens' participation? Let me tell you guys, none. Citizen participation here is none. Plus the governance model here is top down. The governance model that you see here is top down. Clear? चलो, अब हुआ क्या? Industrial revolution is started to spread to other countries. Which started in EU, which started in Britain. Industrial revolution that started in England, that started spreading to other countries of the European Union. Slowly started spreading to the other continent also. Yes or no? To the America, then other Asia. So it started spreading to the other continent also. Now the point is, there was a time when this capitalism has almost, होता ना कि capitalism has almost taken its place in most of the countries. जब कैपिटलिज्म इतना बड़ा हो चुका होता है, it is like कि मुझे कोई गिरा के तो दिखाए, मुझसे बड़ा कोई नहीं है. At that point of time, one crisis happened that shattered, or you can say the busted the myths of self-regulating capitalism. It shattered or busted the myths of self-regulating capitalism. Clearly shattered. कि भैया आप कैपिटलिज्म अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया है कि I am invincible. I'm invincible. I cannot fall. There cannot be any other development model apart from the capitalism. There come a crisis.
और वो क्राइसिस का क्या नाम है? वेरी गुड, दैट क्राइसिस इज ग्रेट डिप्रेशन. वेरी गुड. देयर कम द नेक्स्ट. आप यही समझो कि स्टेट कैसे चेंज होगा और गवर्नेंस कैसे चेंज होगा, आप देखते चलना. देयर कम अ क्राइसिस नोन एज ग्रेट डिप्रेशन. Yes or no? So there came a crisis known as a Great Depression. अब मुझे बस ये बताओ कि ग्रेट डिप्रेशन इट shattered or busted the myths of self regulating capitalism. Yes or no? Shattered the myths of self-regulating capitalism. And this Great Depression that happened in 1929 onwards. Now this Great Depression, guys, हुआ ग्रेट डिप्रेशन ने एक तरफ तो कैपिटलिज्म की धज्जियां उड़ाई, बट ऑन द अदर हैंड देखो, एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी अगर आ जाती है ना, तो वो होता है ना, एक थ्योरी जो है उसको क्रेडिट दे देती है, मतलब इट सपोर्ट दैट इवेंट. हियर द Keynesian economics came into picture. There was a Keynesian economics. Now if you remember Keynesian economics clearly highlighted the role of government. So Keynesian economics, guys, clearly highlighted the role of the government in an economy. That the government is not just only about lawmaking, administrative management, or maintenance of law and order. No. Government plays a very, very important role in boosting demand in an economy, in employment generation, in looking after the public welfare. Government have a major role to play. Keynesian economics clearly highlighted that. At the same time, let me just quote you more incident here. Erstwhile, Soviet Union became the economic superpower. And it was based on centralized planning. Yes or no? पूरा maximum countries in the world, they were bleeding or they were like affected with this Great Depression crisis. But on the other hand, erstwhile Soviet Union, they are becoming economic superpower. They are not affected by this crisis. Why? Because they adopted the concept of centralized planning. At that point of time, the state played a very, very important role. That it was realized that state undertaken या state led development can also be another model. और हमने तो गवर्नमेंट को क्या करके रखा है? सिर्फ लॉ मेकिंग के लिए अभी तक. Not only that, चलो यार ये बात समझ में आ गई कि सोवियत यूनियन became a economic superpower. अगर ये थ्योरी सच नहीं होती, ये सच नहीं होता, then why tell me New Deal program was adopted by Franklin D. Roosevelt to boost the US economy. अगर मैं बोल भी दूं, मान भी लेता हूं यार कि कोई बात नहीं, इकोनॉमी जो है ना, that government doesn't have major role to play. No. मैं मान भी लेता हूं, लेकिन if that is the case, then why the US adopted the New Deal program? And in this New Deal program, they emphasized upon the role of the government. They emphasized upon the government spending, known as federal spending, to boost the demand, to generate the employment. Then why they believed in that program? So all this kind of indicated that even the government has also a major role to play.
जो हमने मिस किया हुआ है. And with this crisis emerged, a new governance model. With this crisis emerged a new governance model. The nature of the state undertook a change. And here come from 1930s to 1980s. The nature of state that was adopted here, guys, the nature of the state that was adopted was known as welfare state. The state undertook a change and it became a welfare state. Welfare. Now, when I say welfare state, what is the kind of governance model you can see here? So, under this welfare state, it is the government. भैया government ही है जो सब कुछ provide करेगी. It is the government, guys, that have to provide all the essential services. It is the government only. Matlab, government took a major role here. I would not say only, but the government started to play a major role in the public welfare. और ऐसा बोला जाता था welfare state में, let me tell you, welfare state में that everything under the sun come under the function of or come under the role of government. Everything that is under the sun. So what kind of governance model you see? अब आप सोचो अगर government का role बढ़ रहा है in the delivery of services, in looking after public welfare, tell me government के अंदर who will be providing this service? Who will be implementing these programs? Bureaucracy? Yes or no? Civil service, that is the bureaucracy. So the kind of governance model that emerged here, guys, remember, one, it was single stakeholder. But in this single stakeholder, who is mainly providing? That is government. That is bureaucracy, strong bureaucracy. Yes or no? Second, now when I talk about here the governance model, it is bureaucratic is there, but it is centralized. That means that the decisions are mainly taken at the higher level. It is a top-down decision making. It's a top-down governance model. That means the decisions are taken at the top level and then asked the lower staff, lower subordinates, okay, you implement these schemes without consulting, without the active participation of citizens, without the active involvement of civil society, without that. So what is the role of citizen here? The role of citizen, guys, if you see here is nothing but citizens are passive beneficiaries. Passive beneficiaries. They are simply passive beneficiary of various welfare schemes. Are they active participants? No, they are passive beneficiaries. Clear? Now, अब ये कई बार ये फील होता था वेलफेयर स्टेट में कि स्टेट भाई किस तरीके के चलता था. That state, whatever it is providing to the people, it is like they are doing a favor to the citizens. But actually में वो favor नहीं है. Government ये भूल जाती है that you are there because it is we who surrendered our rights. It is we who surrendered the personal control and created the concept of a state. And with that state, the government have come into picture to govern us. That is, तो governance जो एक ideological premise है, it is clear that we citizens are masters. So do not ever think that you are doing a favor to us. Do not ever think. We are not just the beneficiaries. We have to be the active participants. But this concept of welfare state, also known as nanny state. Nanny. Why? क्योंकि हर चीज अरे मैं provide कर रहा हूं ना. Nanny. Just I am delivering the services to the people. It's me. But this again concept, this governance model also failed. This governance model also failed.
in the 1980s, this model, if I talk about, this also failed. Why? There were two major crises that happened, that led to the failure of this governance model. Now, what is that? Crisis number one, legitimacy crisis. आपने बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए, कि मुझे गवर्नमेंट आने दो, मैं सरकार बनाती हूं. लाइक सपोज मैं सरकार बनाती हूं, मैं दिल्ली रोड्स को लंदन रोड्स की तरह कर देंगे, हम यमुना को ऐसा क्लीन कर देंगे कि आप मतलब वो करोगे, बोटिंग करोगे यहां पे. The promise is when you make that bold, that big huge promise, तो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है. एंड रियलिटी इफ इट इज वेरी फार, मतलब अगर दोनों के बीच में मिसमैच, देयर इज ह्यूज मिसमैच बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. If there is huge mismatch between the expectation and reality, there is something wrong. और वहीं पे एक क्राइसिस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी क्राइसिस. अब स्टेट ने सोचा कि अरे प्राइवेट सेक्टर नहीं, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज in the most efficient, effective, equitable manner. I will be looking after the welfare of the public services. I'll be looking after your service delivery. I'll ensure that you get a best quality of service delivery. Ethics में पढ़ते हो ना, quality of service delivery. But this model faced this crisis known as legitimacy crisis. Now, not just only legitimacy. अब आपने promise तो कर दिया कि आप सब कुछ इतना करोगे. There's another crisis that come known as fiscal deficit crisis. There is also another crisis known as fiscal deficit crisis. यार इतना सारा आप एक्सपेंडिचर करोगे, रेवेन्यू है नहीं, तो डेफिसिट क्राइसिस तो होगा ही ना. Now, when these things were happening, और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं गाइस, लेट मी टेल यू, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, दैट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इटसेल्फ. सो जब ये इस पूरे, तो गवर्नेंस तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है ना, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू इंडिया. सो अब दे वर थिंकिंग कि अब कौन सा गवर्नेंस मॉडल लाया जाए, क्योंकि हम लोग बने ही इसीलिए. द कंसेप्ट ऑफ स्टेट हैज इमर्ज्ड. रिमेंबर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विथ हाईएस्ट क्वालिटी. जब हम लोग हमें प्रोवाइड करना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि प्राइवेट दे या स्टेट दे, नो. सो देयर बाय व्हाट हैपेंड, अ न्यू गवर्नेंस मॉडल इमर्ज्ड, एंड दैट मॉडल इन द 1990s, दैट यू कॉल इट एज which model? Please tell me guys in the comment section. Tell me in the comment section guys, which governance model have been adopted since 1990s? Please tell me. Sumit, this session is recorded but only given to those students who are part of PYQ Sutra. टेल मी गाइस, 1990s में कौन सा गवर्नेंस मॉडल इमर्ज हुआ यार? आप लोगों के बेसिक फंडे क्लियर नहीं है और एग्जाम लिखने जा रहे हो यार. एलपीजी तो चलो हमारे यहां हो गया, बट व्हाट मॉडल? एलपीजी इज समथिंग दैट इज यूनिक टू इंडिया ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यस, बाकी कई कंट्रीज में भी था, बट अब गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से एक मॉडल इमर्ज हुआ है उस टाइम पे. सोशलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट तो चल ही रहा था. आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें लिख दो मैसेज सेक्शन में, न्यू लिबरल काइंड. यस, दैट्स नेचर ऑफ स्टेट दैट इमर्ज्ड इज न्यू लिबरल, और द गवर्नेंस मॉडल दैट वी सी, वी कॉल इट एज गुड गवर्नेंस मॉडल. आप लोग कितनी बार पढ़ते हो, हाँ गुड गवर्नेंस. भैया गुड गवर्नेंस इवॉल्व कहां से हुआ है? आप देखो यहां पे यू सी. अब मैं आपको गुड गवर्नेंस, पहले तो
मतलब एक समझाता हूं द फिलॉसफी, फिर हम उस पर बात करेंगे 8 कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। आप लोग क्या ना सिर्फ रट के रखते हो 8 कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, फलाना ठिकाना। लेकिन मॉडल आया कैसे, क्यों आया, उसकी मीन डेप्थ क्या है, वो तो क्लियर हो। क्लियर? सो लेट मी टेल यू, आफ्टर दिस फेलियर ऑफ दिस स्टेट मॉडल, it was realized, and many people at the World Bank, UNDP, they were realized that neither the private only, neither the state only, that means neither the government only model will work. No. Are you understanding? Neither the private only, that is the market, neither the state only, neither model have worked. Neither model have worked. So thereby the model that has emerged post 1990s, post 1990s, first of all, the nature of state that underwent a change from welfare state to new liberal state, or also known as facilitator state, और ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी स्टेट। कोई भी वर्ड यूज कर लोगे तो चल जाएगा। नाउ व्हाट आई मीन विद दिस एंड व्हाई आई एम सेइंग न्यू लिबरल, व्हाई आई एम सेइंग न्यू लिबरल स्टेट और फैसिलिटेटर स्टेट और रेगुलेटरी स्टेट, द आइडिया दैट वाज मेड वेरी क्लियर and it brought a radical change in the governance regime. It made very clear that now the governance model is no single stakeholder, it is multi-stakeholder governance model. Multi-stakeholder governance model. Now when I say multi-stakeholder governance model, I mean it here, guys. There are multiple stakeholders now in the delivery of services, in providing services, in the public, looking after the welfare of the people. What is that? 1, 2, and 3. So it says, the good governance model says that there is market, that is private sector. There is a state, which is government. And then there is civil society. Civil society. Citizens. Good governance model clearly says, guys, that it is a multi-stakeholder model. अभी तक हम जो कर रहे थे कि या तो मेनली प्राइवेट या मेनली गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी तो भूल ही जाओ, सिटीजन को तो हम अभी तक दोनों केस में नॉन पार्टिसिपेशन, इन बोथ द केसेस दे आर पैसिव बेनिफिशियरी. But now this good governance model says that if you want to ensure the best governance or the effective governance, and effective governance is when you ensure that the services reach to the people in 4 E's. मैं आऊंगा 4 E's पे, in the most effective, efficient, equitable and the ethical manner. And that has to be multi-stakeholder. Neither the state alone, neither the market alone, neither the citizen alone can look after for the best delivery of services. So the model that emerged in this is multi-stakeholder. Not just only multi-stakeholder, along with this, there were some major things that were adopted. Next, this model adopted a rights-based approach. Rights-based approach. Now, what I mean with the rights-based approach, guys? अभी तक क्या होता था ना, स्टेट को लगता था कि मैं एहसान कर रहा हूं, I am doing a favor by launching a scheme known as Sarva Shiksha Abhiyan, by launching a scheme known as Midday Meal Scheme, by launching a scheme known as ICDS. The state felt that I am looking after their health, education services and I am doing a favor. ना, that ये जो philosophy है, that's a wrong philosophy.
The correct philosophy is, भैया मेरी state, we have created a state to you. We have created you. Why? So that you ensure the enjoyment of our rights. You ensure the enjoyment of our fundamental rights. But what are you doing? आप तो वो कर ही नहीं रहे हो. We have certain rights and you are obliged to fulfill those rights. We citizens have a right to food. We citizens have a right to work. We have citizens have a right to health. We citizens have a right to education. We have certain rights. And you have to ensure you are obliged to you are obliged to fulfill the enjoyment of those rights. To ensure that you ensure the enjoyment of these rights. कि भैया हम उस राइट्स को रियलाइज कर पा रहे हैं. Are you getting my are you getting my point? This was the change that was adopted in the good governance model. And with this rights based approach, tell me, अगर सिटीजन की राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन अगर पूरी नहीं होगी, सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट. Citizen can go to the court against the government that this government which have been created by us is not ensuring the fulfillment of our rights. तो आप समझो सिटीजन का रोल कैसा बदला गवर्नेंस में, फ्रॉम पैसिव बेनिफिशियरीज टू एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. फ्रॉम पैसिव बेनिफिशियरी टू एक्टिव participant. Now they are active participant in the governing. और हम पढ़ेंगे कैसे वो participate करते हैं गवर्नेंस प्रोसेस में. This is what we call it as the good governance model. Not only that, इससे पहले जो मॉडल था वो कैसा था, सिंगल स्टेक होल्डर, ये मल्टी स्टेक होल्डर. इससे पहले जो मॉडल था that considered a centralized, but this is not centralized, it is decentralized collaborative model. Are you getting my point? Decentralized. आप रिलेट करो ना यार, हमारे यहां इसी के बाद तो 73rd 74th अमेंडमेंट आई. इसी मॉडल के बाद तो आप देखो हमारे यहां एनजीओ की ग्रोथ हुई हमारी कंट्री में, सिविल सोसाइटी ग्रो. दिस मॉडल राइट्स बेस्ड अप्रोच, ये जो हमारी राइट्स थी, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, नरेगा हो, या हमारी राइट टू एजुकेशन हो, या हमारा राइट टू फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी, व्हाट डज दैट इंडिकेट? राइट्स बेस्ड अप्रोच. So this is what we call it as good governance model, which is multiple stakeholder. It's a decentralized, a collaborative, it's a network of actors looking after for their public welfare. There is no single stakeholder today who is looking after the public welfare. Every one of them has a different role. But sir, ये तो good governance model है, अभी भी चल ही रहा है. I'm not denying that. लेकिन 1990 से लेके आज आप 2020s में हो, कुछ तो चेंज आया होगा ना. इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं. व्हाट इज द चेंज दैट यू सी नाउ इन द करंट गवर्नेंस मॉडल, दैट इज पोस्ट 2020s. You can say present governance model. Present governance model. First of all, the nature of a state, yes, it's a new liberal, but thoda better word we call it as networked state. Networked state. Where the people, where the three stakeholders, hai to wahi multiple stakeholder aaj bhi, but they have formed mature network. They have formed a mature network. What I mean with this? इससे पहले हम लोग ऐसा था कि हाँ, they have to give together, they have to work together, there is no right about it. Sorry, there is no wrong about it. Even today, they are working together. But now there is a maturity because of tech enabled. The governance model is still multi-stakeholder, but
और वो सब पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग गुड गवर्नेंस में पढ़ी है, नो डाउट अबाउट दैट, बट एड टू दैट देयर इज टेक इनेबल्ड गवर्नेंस, टेक इनेबल्ड गवर्नेंस combined with data driven governance focusing on evidence based policy making. ये जो आप बात करते हो ना एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, नीति आयोग ये जो पॉलिसी पेपर रिलीज करता है, व्हाई? सो दैट द पॉलिसी मेकिंग हैज टू बी एविडेंस बेस्ड, बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन टॉप डाउन. नो नो नो, इट हैज टू बी लाइक दैट. प्लस मैं जब आपसे बात कर रहा हूं मैच्योर नेटवर्क की, व्हाट आई मीन विद दैट, आप लोगों ने यूपीआई तो सुना है. Who created like na UPI? Is it a state body? Is it a private body? Or is it a civil society? Tell me, that technology built by whom? Tell me. बताओ. UPI is a technology is built by whom? Very good. So out of these three, NPCI is there. मतलब where does this NPCI fit into? State, मार्केट और सिविल सोसाइटी. चलो, आप बोल रहे हो स्टेट, बिल्कुल. अब आप मुझे समझाओ. बिल्कुल. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड और द स्टेट हैज क्रिएटेड अ टेक्नोलॉजी, और यू कैन से दिस टेक्नोलॉजी नाउ इज बीइंग यूज्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स. यस और नो? आज आप मुझे बताओ, कोई भी प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे देखो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो फिर उसके अलावा बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज एन वेरियस एप्स, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, मतलब जो पेमेंट है अब वो यूपीआई पे हो रही, बेस्ड अपॉन दिस टेक्नोलॉजी. सो व्हाट द गवर्नमेंट इज दिट, दिस इज, आई कॉल इट एज अ नेटवर्क दैट हैज बीन क्रिएटेड. द स्टेट रोल इज नो मोर कि अरे यार सिर्फ उसके लिए क्लियरेंसेस दे दो, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, नहीं. अब बढ़ो बाबू आप लोग उससे ऊपर. और एग्जांपल देता हूं. हैव यू हर्ड ऑफ ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, दैट प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय whom? That platform built by the government. That's an open network. But that bring in various private players, whether it be Meesho, Paytm, various private players is a part of that. Sir, what about CoWIN platform? जो vaccination का status, CoWIN, that share the data among the private laboratories, government labs and the government. भैया इस तरीके के platforms आज create हुए हैं. You guys must have heard of this concept. नहीं सुना है तो पता होना चाहिए, इवन लास्ट ईयर आ चुका है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इकोनॉमी में तो पढ़ाता ही हूं. डीपीआई. डीपीआई कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिटी लेयर, आधार. डोंट यू थिंक आधार बहुत जगह पे प्राइवेट सर्विसेज यूज करते हैं, आधार बेस्ड लॉगिन. डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, यूपीआई. Yes or no? Plus now there is a new framework, account aggregator. The whole point I'm trying to convey is that now we are living in a not just good governance, that's an extension of the good governance. When you combine technology, the network become more mature, the collaboration become tech enabled, and the governance become more and more, again I'm telling you, data driven, evidence-based policy making, like that. This is what the governance model that you see today. This is what the governance model. Clear? This is how the governance have evolved over the years. Tell me now, any doubts? So just look at, now this is the definition. Look at the World Bank definition, guys. This World Bank definition, what does it say? Governance is defined as the manner in which power is exercised. Power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. Clear? अब आप ये देखो, here only the concept of good governance came into picture.
Good governance is synonymous with sound development management. There are 4 areas. सब कुछ है, ये सब चीजें बताई. So the World Bank, this concept of good governance when it came into picture. This is what the definition. आपको एक याद रखनी है. This is what you need to remember till here. Governance is defined as the manner in which power is exercised in the management of countries' economic and social resources for development. That power is exercised and that power is distributed among various sections, not just only one stakeholder now. Clear? This is how the concept of state has evolved. You can see that. यही हम चीज पढ़े हैं. Just look at this. 18th century laissez-faire, characterized by passive citizenship, state-only involvement, regulatory state, state role with top-down governance. This is the welfare state. Clear? मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है एक्चुअली में, क्योंकि ये 1950s से अलग इसीलिए बताया है क्योंकि इस टाइम पे ना डीकोलोनाइजेशन हो रहा था. Now when this decolonization process was happening, even India got decolonized in 1947. So when we got independent in 1947, like that many other countries got independent. Clear? तो उस टाइम पे which development model should be, which development model, again I'm telling you, should be adopted? That was the welfare state that was adopted. Bureaucratic growth oriented with state only governance. फिर 1980s state crisis state, same चीज. Facilitator state, वही participatory governance, right based civil society and market. Here now network और platform state. हाँ, ये word भी important है. That state is not just only facilitating market. सिर्फ स्टेट का काम ease of doing business नहीं है. Please grow beyond this concept of ease of doing business and all. Governance have changed significantly. Government is not just only, I'm telling you, government is not just only facilitating the growth of NGOs or facilitating the growth of market or attracting FDI. वो था यार गवर्नेंस लेके 2010-15 तक. लेकिन जैसे ही टेक इनेबल्ड गवर्नेंस हो रहा है, द गवर्नमेंट इज एक्टिवली नाउ प्लेइंग अ रोल इन दी क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म्स. और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेटफॉर्म स्टेट. ठीक है, टेक ड्रिवन एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस. स्लाइड्स मिलेगी आपको, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. एनी डाउट? I think Fadnavis शायद तुम लेट आए. I'll be uploading this slide only for the enrolled students. आपको मिलेगी, don't worry, PYQ सूत्रा में. Please guys, अब आज ही मत पूछ लेना कि सर आज स्लाइड अभी तक अपलोड नहीं हुई. There are some changes that we tweak. जैसे मैं नोट्स में ये जो आपके लिए बनाया मैंने, I think if it is possible मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूंगा स्लाइड में. ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम देना. मैंने आपको कीवर्ड्स भी बताया, गवर्नेंस कीवर्ड्स, वो भी पीवाईक्यू सूत्रा के जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको मिलेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ठीक है, चलो क्विकली. आई थिंक देखो गुड गवर्नेंस भी हमने पढ़ लिया है, सो इसको भी बस जस्ट क्विकली एक बार देख लेते हैं. वर्ल्ड बैंक डिफाइंस गुड गवर्नेंस, द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट. So what are the characteristics of good governance? पढ़ चुके हैं. Multi stakeholder, not just carried by the government, but there are multiple actors involved. One, shift from traditional top-down government only model to a more collaborative approach. Clear? That leverages the strength of various stakeholder. Rights-based approach governance that leads to active citizenry. पढ़ चुके हैं. Citizens as they move away from the citizen as passive beneficiary. Instead, the citizen become active participants. Citizen become active participants. Clear? Instead of top down, it is bottom up approach, citizens participation, plus it is multidimensional. This is what good governance is. Any doubt here? ठीक है? Now, अब बात ये आती है कि सर गुड गवर्नेंस में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एग्जांपल्स के साथ. सर यू टोल्ड अस दैट गुड गवर्नेंस इज मल्टी स्टेक होल्डर. यस और नो? द गुड गवर्नेंस इज मल्टी स्टेक होल्डर इन विच देयर इज अ मार्केट, that is private sector,
then you have state, and then you have government. Sorry, then you have civil society. Clear? Now, see what are the functions? What are the functions of all these three stakeholders? थोड़ा तो फंक्शन, दो तीन फंक्शन पता होने चाहिए ना यार, एग्जाम में शायद आप कुछ यूज कर लो. अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट की, द रोल ऑफ द मार्केट इज मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल wealth generation. Yes or no? Wealth generation. Second, the role of the market is to promote innovation and entrepreneurship. Yes or no? And entrepreneurship. Then the role of the market, another role of the market is the resource allocation. Next, to promote healthy competition. Healthy competition. If I talk about the functions of the state, what are the functions of the state? The first function, if I talk about, we call it as regulatory or stabilization function. अब जैसे मार्केट है ना, अब मार्केट देखो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अगर रिसोर्सेस को, दैट इज क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? हु इज गोइंग टू रेगुलेट द मार्केट? हु इज गोइंग टू रेगुलेट फॉर द मार्केट फेलियर्स? सो दैट इज द स्टेट, द गवर्नमेंट. यस और नो? अगर मार्केट आपको चीट कर रहा है, जैसे मैं आपको मानूं मार्केट अगर आपको चीट कैसे कर रहा है, जैसे सपोज कोचिंग इंडस्ट्री, इफ दे आर नॉट डिलीवरिंग यू व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड, व्हाट यू कैन डू? You can first of all file a complaint. कंप्लेन क्या मतलब? ग्रीवांस एड्रेसल के लिए जो मैकेनिज्म है इंस्टीट्यूट का वो यूज करोगे, लेकिन मार्केट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट. दैट इज व्हाट रेगुलेटरी फंक्शन. ये जो एनवायरमेंटल लॉस, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्यों बनाए हैं? टू रेगुलेट द मार्केट फेलियर. क्लियर? दैट इज व्हाट वन. और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जैसे इकोनॉमी में आपको बता चुका था, इसको स्टेबलाइजेशन को अलग कर लेते हैं. एक्चुअल में रेगुलेटरी इज डिफरेंट, स्टेबलाइजेशन को अलग करता हूं. सो वन इज रेगुलेटरी, सेकंड इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन. जैसे इकोनॉमी 1929 में एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जब एन इकोनॉमी वेंट डाउन, इट इज द गवर्नमेंट दैट स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी. अब कोविड क्राइसिस देख लो ना अपनी, इतनी रिसेंट, क्यों जाना है ग्रेट डिप्रेशन? In the COVID crisis, who actually played a role in stabilization of economy? Tell me, who actually played a role in the stabilization of an economy? Who played a role? It's the government. Government ने खर्च किए थे ना? Yes or no? हमारे यहाँ 20 लाख करोड़ government spent that money to boost the economy, to generate the demand. Clear? Not just only that, even inflation को अगर कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. यस और नो? वेरी गुड आत्मनिर्भर, वेरी गुड अंबर. नेक्स्ट, थर्ड, not just only stabilization, third function is service delivery. Service delivery, providing health, education. Yes or no? कि हेल्थ देना, एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट, द वेरियस सोशल सर्विसेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैट. देन डेवलपमेंटल फंक्शंस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Yes or no? Developmental functions that directly give a boost to the economy. That's a part of that's another function of the state. Then if I talk about the civil society, one minute. Civil society, if I say, civil society have multiple roles. One is advocacy and mobilization, advocate of certain issues. आप ये देखो, आज लोकपाल 2013 में लोकपाल have been Lokpal and Lokayukt Act was passed. Why? It was based on the protest
Yes or no? It was the based on the protest done by the India against corruption. RTI, the act which you see that was enacted in 2005. Let me tell you guys, 20th anniversary है 2025 में, 20th. Please remember. शायद क्वेश्चन आ जाए इस बार RTI से. Nobody knows. Clear? So advocacy, mobilization, you advocate certain issues. उस टाइम पे MKSS, मजदूर किसान संघ सभा, MKSS movement led to the enactment of RTI. Sir, what about these rights? You see the rights that are being given to the transgender. Yes or no? Decriminalization of homosexuality, all those things, guys, it is because of the active participation of civil society. Not only that, civil society also lead to last mile service delivery. आप इसमें जो सिविल सोसाइटी में देखो कौन कौन आता है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उन लोगों का क्या है ना, रिमोट रीच बहुत अच्छा है. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, व्हेन दे हैव अ वेरी वेरी गुड रीच, when they have a very very good reach, so that means the government use them to ensure the last mile service delivery, ki last mile tak to the population, targeted population, to aap service deliver kar pao. So like that, the different functions of the different functions are carried out by different government, sorry, different actors. ठीक है. अब इसमें थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो इजीली पुट कर सकते हो, जैसे स्टेट एंड मार्केट, देयर कोलैबोरेशन इज बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Yes or no? Market and civil society, their collaboration is CSR, corporate social responsibility, is generally spent by, खर्च किसको करना है, मार्केट को. But do they do it like by themselves directly? No, they hire these NGOs, self-help groups to implement their programs. And then here, if I talk about GONGOs, government organized NGOs, clear? So like that, चीजें हैं यहां पे ना. दिस इज गुड गवर्नेंस, स्टेक होल्डर्स. नाउ ये लोग आप देखते हो द 8 कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस. यस और नो? सो व्हाट आर द 8 कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस? वन, द फर्स्ट, इट स्टार्ट्स विथ रूल ऑफ लॉ. इट स्टार्ट्स विथ रूल ऑफ लॉ. द फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ. क्लियर? Now what does this rule of law mean? I'm not elaborating guys, please आप लोग ना, I think ये basics है, so otherwise क्या है फिर ये तो क्लास लंबी चलती रहेगी. So just simply the 8 components जो आपको याद रखने हैं. Rule of law, equal application of law, no one is above the no one is above the law, whether it be no government officer, no politician, anyone. तो आपको ये देखना है that which initiatives in India, ये आपको पता होना चाहिए, examples helps in fulfilling this objective of good governance, helps in achieving this component of good governance. That is, one is rule of law. Second, participation. Clearly given, Gram Sabha, community policing, Forest Right Act, mygov.in. So here it involves citizen participation. Then transparency. How do you measure transparency? All these things, citizen charter, ECI disclosure, RTI, और यही सब पढ़ना है. Basically, how we can achieve good governance, अब हमारे आगे के चैप्टर सिर्फ यही है, nothing else. अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो, बस अब आपको एक एक करके उठाते जाना है. रूल ऑफ लॉ को उठाओगे, वो आप पॉलिटी में देखेंगे. क्लियर? पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टिसिपेशन पे ही है. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपेरेंसी पे ही है, ट्रांसपेरेंसी पे. फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी पे ही है. क्लियर? जब ट्रांसपेरेंसी भी, अकाउंटेबिलिटी भी है, देयर विल बी रिस्पॉन्सिवनेस, क्विकनेस इन द सर्विस डिलीवरी. फिर हमारा नेक्स्ट यही है सेवोत्तम, और जो आप पढ़ रहे हो ई गवर्नेंस, इसी के लिए पढ़ते हैं. क्लियर? Then this equity and inclusiveness, efficiency and effectiveness. This equity and inclusiveness ये हम पढ़ते हैं social justice में. That we not just only ensure the fastest service delivery, efficient service delivery, but we also need to ensure that whether we are including the sections or not. मैं आपको एक केस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक वो लिखा नहीं है. You can also even write it down, this case. See, आप लोगों को लगता होगा कि यार आधार लिंक्ड, जैसे फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं,
तो जो राशन मिलना था फेयर प्राइस शॉप से, दैट गॉट आधार लिंक्ड, कि दोज हु हैव आधार बेस्ड ऑन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आप लोगों को राशन मिलेगा. सो फेयर प्राइस शॉप्स पे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाज डन, एंड सो दैट द पीपल कैन टेक आउट द अमाउंट ऑफ राशन दे आर एंटाइटल्ड फॉर. क्लियर कंसेप्ट? ठीक है. आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की. टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से एफिशिएंट, दैट मींस ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस. लीकेज कम होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल लीकेज कम होंगे. यस और नो? तो गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, बिल्कुल बचेगा. एफिशिएंट है ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट sometimes because of efficiency we might miss inclusiveness. And what happened, there was an incident in 2017 known as Simdega incident. There was an incident in which case one person died, one girl died by starving, because of hunger. And why? क्योंकि उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चला नहीं. एंड जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं चला, दैट पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी फेलियर. could not get the ration due to biometric authentication could not get successful, and due to which उसको राशन नहीं मिला and she died out of starvation. So sometimes we feel yes, technology is good, e-governance is good, but this incident happened in Jharkhand in 2017, sorry. Simdega, I think, Simdega was a place, the name of that place. So this is what guys you need to remember. तो इसीलिए ये चीज जो है हम सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे. क्लियर? तो बेसिकली अब हमें क्या क्या पढ़ना है. अगर हमारा गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट क्लियर है, गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट्स क्लियर है, गुड गवर्नेंस पूरा पढ़ चुके हो, अब हमें कुछ नहीं गाइज, इसके आगे हमें एक एक कंपोनेंट के बारे में उठाना है. सो वी विल बी लुकिंग एट पार्टिसिपेशन, स्टार्टिंग विद दैट. वी विल बी लुकिंग एट ट्रांसपेरेंसी. We'll be looking at accountability. We'll be looking at responsiveness, और responsiveness will be done through two ways. एक तो चलो transparency accountability है ही, but through the adoption of technology. Technology है, we will be able to respond you well, quickly respond. Yes or no? That is one. Next is capacity building. अगर आप सिविल सर्विस जो इंप्लीमेंट कर रही है, उनको कैपेसिटी बिल्ड करो उनकी. You build that capacity, they will be responsive. Clear? But these things, efficiency, effectiveness, again technology, adoption of governance. Look at DBT, Digital India, e-governance. It is all about e-governance. Clear? लेकिन ये social justice, rule of law polity, consensus oriented, also more or less polity itself. ठीक है? इसमें कहीं ना कहीं या तो अगर थोड़ा बहुत है तो सिटीजन पार्टिसिपेशन में हम देख रहे हैं. This is about the good governance. लेकिन अगर मैं इसको एंड करूं गुड गवर्नेंस को, आई आस्क टू यू, what are the barriers for achieving good governance in India? Tell me, what are the barriers for achieving good governance in India? Let me see, how will you answer? आप लोग कैसे सोचते हो, फिर मैं आपको अपनी थिंकिंग बताऊंगा और उस तरीके से आपको सोचना है. Tell me guys, barriers to good governance. Please tell me, कुछ तो बताओ. Political, institutional, yes. स्टेक होल्डर अप्रोच. चलो स्टेक होल्डर क्या क्या है फिर इसमें गगनदीप? टेल मी. देखो, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच लगती है टू गेट योर आंसर्स, एंड वही बेस्ट अप्रोच है to answer this question. Let me tell you very honestly. Clear? स्टेक होल्डर अप्रोच मैं आपको यूज करवाऊंगा इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में. हमारी जो एक नेक्स्ट एक क्लास रहेगी एग्रीकल्चर की, उसमें हम देखेंगे.
पहले तो आप लोगों ने, हैव यू गाइस गॉन थ्रू माय दिशा क्लासेस? दिशा क्लासेस में मेरी एक थर्ड क्लास है स्ट्रक्चर्स के ऊपर. आई वॉन्ट यू गाइस टू गो थ्रू दैट. आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यार सर इस तरीके से पॉइंट्स को जनरेट करते हैं. प्लीज आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट क्लास. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? यस, वेरी गुड निवेदिता, वेरी वेरी गुड. 4 pillar अप्रोच, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस. द बेस्ट अप्रोच to write an answer, to think points, is the 4 pillar approach. 4 pillar approach. Sir, what is this 4 pillar approach? 4 pillar approach says कि कोई भी जो प्रॉब्लम है या कोई भी सॉल्यूशन निकालना या चैलेंजेस है, that can fit into 4 areas. What are those? First is policy. First is policy or legal factors. Second is the problem in institutional factors. Third is governance factors. Governance factors. And fourth is ethical attitude or from the people perspective, the problems. This is, I call it as a 4 pillar approach. मैं बस आपको ये बोलूंगा, अब मुझसे आप बताओ that what are the challenges to achieve good governance in India? Now think from this perspective. Just think from this perspective. कि why we are not able to achieve good governance in India, or what are the barriers, the obstacles that are hindering in the functioning of good governance in India. Think in चारों में से. I can be very much sure, guys, I'm telling you, I'm very much sure कि आप सब लोग ना मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं, 6-8 पॉइंट लिख लोगे. आप सब में से 2-2 पॉइंट भी लिख लोगे ना, 2-2 पॉइंट्स ईच, 2-2 पॉइंट्स ईच, आपके 8 पॉइंट हो गए, जो अपने आप में बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, चाहे वो 15 मार्कर का क्यों ना हो. क्योंकि क्वेश्चन 15 मार्कर में ये पार्ट थोड़ी नहीं आएगा, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स. थिंक, थिंक, टेल मी. सबसे पहले आप सोचो, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस आर्ट, और कहां पे ये अप्रोच लगनी है ये इंपॉर्टेंट है. Duplicacy, one you are saying. Next. देखो, सबसे पहले हमारे में, चलो आपसे बता रहा हूं, पॉलिसी. Policy, that means laws. What are the problems with respect to the policies, with respect to the laws? आप उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है? अब पॉलिसी से रिलेटेड सबसे पहला तो यही हमारा चैलेंज आएगा. हमारे यहां पॉलिसी बनाने वाले कौन है? यहां लॉज बनाने वाले कौन है? लेजिस्लेचर. द मेजर प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर इज criminalization of politics. और आप फैक्ट लिख लो गाइस इसके बीच में. और देखो, कई बार ना आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हो, ये आप लोगों का मैं बता दे रहा हूं. हाउ दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दैट यू कैन एक्सप्लेन. अभी हम पढ़ नहीं रहे उसके बारे में, लेकिन एक फैक्ट आपको बता रहा हूं. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका. कई बार ना फैक्ट लिखने की जगह आप ये छोटी छोटी चीजें भी कर सकते हो. 2024 में हाउ मेनी एमपीज, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एमपीज आर
who have elected, how many of them are criminal, have a criminal background? 43, 46, 34, 34, 30. 2019, 2014, 2009. ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लूं, पता चला आपको गलत फैक्ट दे रहा हूं. जस्ट 2019, sorry, 2009, 30% of MPs. Then it went up to 34%. Then it went up to 43%. Then in the present legislature, it is 46%. The data is based on ADR, Association of Democratic Reforms. This is criminalization of politics. Tell me, when there is criminalization of politics, tell me the laws that will be adopted. Don't you think that laws will not reflect the quality? That laws will not be reflected because the debate quality might have gone down. So the first point itself in the laws, that is the criminalization of politics. Second, duplication of laws, which leads to confusion and contradiction. लेकिन हम आते इंस्टीट्यूशनली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि हमारे यहां लॉज नहीं है अचीव करने के लिए. रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है, आर्टिकल 14, बट स्टिल why this rule of law now is not being achieved? Why India is called, you know that India is called a soft state. There was a thinker known as Gunnar Myrdal who believed India is a soft state. Why? Because of poor implementation of laws. You could have written poor implementation. And this poor implementation is happening. Why this poor implementation is happening? Why? There can be number of reasons. You could have to highlight the problem in the institutional part itself, the issues with respect to the institutions, poor capacity building of institutions. That is why they are unable. Poor capacity building of institutions. अब आप मुझे एक सिंपल सी प्रॉब्लम बताओ यार. लोकपाल 2013 में आया, 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और अभी भी लोकायुक्त हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन मेनी स्टेट्स. अब कैसे, अब इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुझे बताओ कहां से आपका गुड गवर्नेंस अचीव होगा, कहां से आप रूल ऑफ लॉ अचीव कर पाओगे, कहां से? दिस इज अ प्रॉब्लम मेजर. क्लियर? नेक्स्ट, जुडिशियरी. मोर देन, सर जुडिशियरी भी तो इंस्टीट्यूशन है. जुडिशियरी, मोर देन 5 crore केसेस आर पेंडिंग. This is based on the data taken from National Judicial Data Grid. Clear? Next, यहां पे 3 और भी लिख सकते हो वैसे तो. इंस्टीट्यूशंस के बीच में ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से कई बार अगेन, जैसे मानो एक केस या तो आपका एनएचआरसी का है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड देयर इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. अगर दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है कि नहीं है, सपोज देयर इज अ केस अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट, the human rights violation, तो should the NHRC be the part of it or should NCSC be the part of it? कौन आएगा बताओ. बट ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है ना, ओवरलैपिंग भी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट. अभी मेरे को 3 पॉइंट मिल गए. अब गवर्नेंस की बात करते हैं. सबसे पहला अभी भी जो गवर्नेंस में जो अनदर प्रॉब्लम इज ब्यूरोक्रेटिक अपैथी. They are still not having that sensitive attitude towards the citizens. Second, resistance. ये जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं ना, आप एक मिनट रुको, अगर है शायद इसमें, ये आप देखना, रुको.
जस्ट लुक एट दिस, मैंने आपको क्या बोला? ब्यूरोक्रेटिक अपैथी। जस्ट लुक एट दिस वर्ड। मैं आपको यही बोल रहा हूं, कीवर्ड्स की खास बात ही ये है, मैंने इसमें इसीलिए लाया हूं बिकॉज आई नो यही वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस, कॉलोनियल माइंडसेट, रेड टेपिज्म, हिरार्किकल डिसीजन मेकिंग, ये सब प्रॉब्लम्स ही तो हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है, खत्म। सर्विस डिलीवरी डेफिसिट, और भी है, मैंने ऐसे 120 प्लस कीवर्ड्स बनाए हैं आपको उसमें रिवीजन में। आई एम टेलिंग यू सिर्फ 5 पेज का है, आपको रिवीजन यूं हो जाएगा आपका पूरा गवर्नेंस। सिर्फ आपको ना अप्रोच क्लियर आनी चाहिए, इस अप्रोच से पढ़ना है। कीवर्ड्स ये रहे, मैंने आपको बताऊं इतने इजी है। अभी मैंने इसमें वन साइज फिट ऑल अप्रोच सब बताई हुई है आगे। तो हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है गवर्नेंस में? वही सेम प्रॉब्लम्स आप देखोगे, अपैथी, रेसिस्टेंस, है ना। थर्ड टॉप डाउन गवर्नेंस। अच्छा, यहां पे आप पॉलिसी में ये भी लिख सकते हो, लैक ऑफ सिविल सोसाइटी। अगर आप सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे, हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द पीपल नीड्स? सो गवर्नेंस प्लस यहां पे फोर्थ वन साइज फिट ऑल, ये सब आगे देखते जाएंगे। वन साइज फिट ऑल, दिस इज हाउ यू जनरेट पॉइंट्स। आप देखो, अभी तो मैंने अभी लास्ट यहां नहीं बताया है। Then coming to the people side, people, low awareness of the rights. People are not aware of their rights. They are afraid of the state. क्यों? भैया आपकी वजह से वो बना है। आप अगर आपके दिमाग में वो बेसिक फाउंडेशन क्लियर है ना, अच्छा ये स्टेट को तो मैंने बनाया अपनी कुछ राइट्स कंट्रोल करके, हाउ कैन आई बी अफ्रेड? यू आर द मास्टर, सिटीजन्स आर द मास्टर्स। सो लो अवेयरनेस ऑफ द राइट्स, यस और नो? सेकंड, अब करप्शन किसमें डालोगे? आप चाहो तो गवर्नेंस में भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इंस्टीट्यूशन में, बट करप्शन में थोड़ा एथिकली रॉन्ग है ना, इट्स अब्यूज ऑफ पावर। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट हियर, करप्शन। नॉट ओनली दैट, कुछ मैकेनिज्म्स हैं जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा, सोशल ऑडिट जैसे, बट इवन दोज इंस्टीट्यूशंस गाइस, दे डोंट हैव एज सच, आप बोलो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स तो उनका जो फीडबैक निकलता है उस रिपोर्ट से, दैट इज नॉट एज सच अडॉप्टेड, दैट इज नॉट एज सच अडॉप्टेड। सो ये हो गई पीपल की। लाइक दैट गाइस, ऐसे तो मैंने बहुत सारे मैंने आपको बना के रखे पॉइंट्स। जैसे अगर मैं आपको और बताऊं बैरियर्स में, यहां पे आउटडेटेड लॉज, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। कहीं ना कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हिंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट, यस और नो? देन अच्छा, जैसे गवर्नेंस में एक मेजर प्रॉब्लम डिजिटल एक्सक्लूजन। डिजिटल एक्सक्लूजन, एक फैक्ट लिख लो, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, their observation is only 30% of the women have access to internet. Only 30% of the women have access to internet. So are you getting my point? और बताता हूं आपको, गवर्नेंस में जैसे हमने पढ़ लिया, फिर another issue here you can put it under trial prisoners. Under trial, if I tell you the Indian Justice Report, under trial prisoners, they make up 76% of India's prison population. तो आप सोचो prison में under trial prisoners, why? They might not be having a good legal aid. सोच रहे हो आप, under trial ही 76% है। So free legal aid आज भी कितना बड़ा इशू है। क्लियर? गवर्नेंस में अभी लोकल गवर्नेंस और वीक डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। सो लाइक दैट, ये गाइस आप सब नोट्स से और पढ़ लेना, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, तो बहुत पॉइंट्स, हमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं करने, हमें अप्रोच फिक्स रखनी है और हमें हर जगह की 7-8 पॉइंट्स है, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको सिर्फ बनाने अपने 1 पेजर नोट्स बनाने, तो आप इन्हीं अप्रोचेस के थ्रू बना पाओगे, इसी अप्रोचेस के थ्रू, और ऐसे ही याद कर पाओगे। अब अगर मैं पूछूं कि सर व्हाट आर द नेसेसरी प्री कंडीशंस फॉर इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया, टेल मी। सेम, नथिंग डिफरेंट। जब मैं आपको पढ़ा ही वही 4 अप्रोच रहा हूं, 4 पिलर अप्रोच। तो सबसे पहला साउंड लीगल फ्रेमवर्क, साउंड लीगल फ्रेमवर्क।
which establish the foundation of governance through strong constitution, sound laws, and regulations. So once we have a strong legal framework, then there has to be strong institutions. Strong institutions which ensure law implementation through strong and independent judiciary, competent bureaucracy. मिशन लिखो ना, मिशन कर्मयोगी यहां पे, जुडिशियल रिफॉर्म्स लिखो ना यहां पे, क्लियर, एंड रोबस्ट एंटी करप्शन बॉडीज, रोबस्ट, ना कि एक प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन में मैंने वहां पे बताई नहीं, सीबीआई की पार्शियलिटी आप देखो, सीबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड अ केज्ड पैरेट, once called a caged parrot by Supreme Court. That's institutional failure. Clear? Then you sort out this citizen-centric governance, not just only institutional mechanisms, citizen-centric governance that promotes accountability and service quality through transparency and decentralized governance. ये words आपको कहां से मिलेंगे? जो keywords मैंने आपको दिए. Then citizen participation, lastly. Clear? This is how we create, or these are the necessary preconditions for ensuring good governance, guys. Last aspect of this governance, तो आपकी जो हेडिंग लिखी थी ना सिलेबस में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, वो हमारी क्लियर हो जाएगी. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया? कभी भी अब ऐसा वर्ड आता है डायमेंशंस, तो यहां पे यू कैन यूज द अप्रोच नंबर 2 नोन एज पेस्टल अप्रोच. यहां पे आप यूज करो ना पेस्टल अप्रोच. व्हाट इज हार्म इन दैट? व्हाट इज हार्म इन दैट? यूज इट. पॉलिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल. Look at this. What does this political mean? बता दिया मैंने. Legal means institutional, और हर एक के मैंने कंसर्न एरियाज दिखे हैं so that आपको फैक्ट्स रहे, सबके फैक्ट्स. Just look at this. 46% of MPs elected in 2024. ठीक है? Look at this. 5 crore cases. 37% of central law have been implemented. Delayed justice. That is legal. Institutional, frequent bureaucratic transfer. जबकि हम लोगों ने, if you remember that Subraswamy, sorry, I forgot the name. Subramaniam Swamy judgment 2013. What was that? Civil Service Board has to be constituted. Even after that, look at the frequent bureaucratic transfer. Very recently, Ashok Khemka has been retired. You must have seen that how many transfers he has witnessed in his lifetime. Clear? In his career. Look at this. This is institutional problem. This much RTI appeals are pending. Clear? Administrative. Then you look at the social governance. Look at this economic governance. Given the fact, the latest fact. Okay? Environmental, ethical, all that. This is our kind of understanding about the governance which I wanted to give it to you guys. टफ लीगल जार्गन कर सकते हो, देयर इज नो डाउट एज सच गगनदीप, बट लीगल होती ही टफ है. यस, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. आंध्र प्रदेश डेप्यूटी सीएम मेड थिएटर एज गवर्नेंस टूल फॉर रिजॉल्विंग ग्रीवांस. ये मैं आपको ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म में बताता. दैट्स अ गुड बेस्ट प्रैक्टिसेस. दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, प्रवीण. So now you tell me, first of all, have you got a good feel of the governance, guys? Tell me. क्योंकि अब जो आगे का टॉपिक्स है, that is simply about points, nothing much. Have you got a good feel of the governance? कि what is governance? Tell me. Chalo then. So it was about the governance. Now, see guys, now we'll be entering into the citizens' participation in administration. That citizens' participation in administration will be entering into that. But I have a small request. I don't know. Just tell me what should I do. Do you think, actually I wanted, as I told you earlier also, that this class to be after the prelims result. Can I stop it here and take the remaining governance in the separate class completely? What I have promised? Or do you want me to continue?
टेल मी। अरे हो सकता है, देखो नेक्स्ट मंडे तो आपकी एग्रीकल्चर है, वो तो फिक्स्ड है। हो सकता है माइट आस्क यू ऑन सैटरडे, मतलब डेफिनेटली होनी है गवर्नेंस की, ठीक है। माइट आस्क यू ऑन सैटरडे दैट देयर विल बी एन एक्स्ट्रा लाइक दिस क्लास वेयर आई विल बी टेकिंग कंप्लीटली द रिमेनिंग टॉपिक्स, ठीक है। ये तो क्या है, देखो आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि नहीं, लेट मी कम एंड टेक द क्लास। क्या होता है ना कि एक माइंड में क्लैरिटी होती है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि स्टूडेंट्स थोड़े से जो भी एंजाइटी में है, कहीं ना कहीं जो फील कर रहे हैं, दे माइट बी बेनिफिटिंग, ठीक है। सो गाइज आई एम सॉरी फॉर माई बिहाफ, बट विल कंटिन्यू दिस गवर्नेंस सेशन कंप्लीटली। जो भी आप देखो हमारे जो टॉपिक्स बचे मैं आपको बताऊं, विल स्टार्ट विथ द सिटीजन पार्टिसिपेशन, विल गो इनटू द सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस रिड्रेसल, देन वी गो इनटू द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो विल बी, नहीं पीवाईक्यू सेक्शन जो शेड्यूल में है, पीवाईक्यू यू विल बी गेटिंग इट डे आफ्टर टुमारो, जैसा है पीवाईक्यूज में शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है। द रीजन ऑफ चेंज ओनली इन द गवर्नेंस, क्योंकि ये लाइव क्लास है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट वॉच द रिकॉर्डेड, बट आई जस्ट वांट दैट दे कैन गेट अ फील ऑफ द लाइव इफ इट्स पॉसिबल। पीवाईक्यूज तो रिकॉर्डेड है, सो दे कैन गेट इट, दे कैन एक्सेस। पीवाईक्यूज अपलोड होंगे एज पर द स्केड्यूल, देयर इज नो चेंज इन द स्केड्यूल ऑफ दैट। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर टू दैट एस्पेक्ट गाइस, ठीक है। और ये जो टर्मिनोलॉजीज, लास्टली वन थिंग, टर्मिनोलॉजीज possibly I'll be uploading it by the end of the day along with this PPT also. So ये PPT don't expect कि मैं जो पल्स हैंड रिटन नोट्स है गाइस, प्लीज डू नॉट आस्क मी टू अपलोड दैट, वो मैं नहीं कर सकता हूं, दैट इज समथिंग आई कैन नॉट डू। Yes, this slide can be uploaded and I'll get it uploaded by the end of the day, ठीक है। So I think guys we'll stop it here. I hope you guys have enjoyed the session. We'll meet again. Governance आपको छोड़ूंगा नहीं, don't worry. I hope and all the best to you guys for your prelims result. Till then guys, take care, study well, all the best.